मेरा वीडा VX2 प्लस चल चुका है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये स्कूटर आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या टोटली मनी वेस्ट है। आप देख सकते हो 36,369 किलोमीटर ये स्कूटर अभी तक चल चुका है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं इस स्कूटर को डबल राइड में ही चलाता हूं, क्योंकि मैं राइड चलाता हूं तो ये स्कूटर डबल में ही चलता है। जिन लोगों को ये भी डाउट रहता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल यूज़ के लिए ही बेस्ट है, डबल में आप चलाओगे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, तो ये दिमाग से वहम आप निकाल दो। जो सस्ती रेंज की स्कूटी होती हैं या चाइनीज स्कूटी होती हैं, उनकी लाइफ कम होती है, बॉडी उतनी अच्छी नहीं होती कि वो डबल सवारी का लोड झेल पाए। ये प्रॉपर स्कूटर है और हीरो कंपनी का है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी बॉडी वाइज आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली। बात करता हूँ इस स्कूटर की परफॉर्मेंस की, तो ये स्कूटर परफॉर्मेंस वाइज तो मुझे अभी तक इसमें कुछ ऐसा लगा नहीं है कि कोई कमी आई है, ना ही मुझे ऐसा लगता कि इस स्कूटर को चलाने के बाद ये स्कूटर इलेक्ट्रिक है। उसके कुछ रीजंस बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो क्या है, मैं हमेशा ही फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे भी यूज़ करता हूँ और नॉर्मल पे भी यूज़ करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जब आपकी बैटरी की सेल बैलेंसिंग होती रहती है तो आपके स्कूटर में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है बैटरी से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है कि अगर आप नॉर्मल चार्जर भी यूज़ करते हो, फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी यूज़ करते हो, तो आपको कॉम्बिनेशन के साथ में इसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि लगातार आप फास्ट चार्जिंग ही यूज़ कर रहे हो और सेल बैलेंसिंग नहीं कर रहे हो। कई लोग मुझसे पूछते हैं सेल बैलेंसिंग क्या होता है? तो सेल बैलेंसिंग सिंपल ये होता है, जब आपका स्कूटर 100% चार्ज हो जाएगा, उसके बाद भी 20 से 25 मिनट, आधा घंटे तक आपका चार्जर की लाइट ब्लिंक करती रहती है। जब तक वो चार्जर की लाइट सॉलिड ग्रीन पे ना जाके रुक नहीं जाएगी, तब तक आपको स्कूटर चार्ज होने देना है। उससे क्या होगा कि आपके स्कूटर की परफॉर्मेंस बढ़िया निकलती है। तो परफॉर्मेंस वाइज आपकी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी अगर आप अपने स्कूटर को सेल बैलेंसिंग करते रहेंगे। कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि क्या हमें डेली सेल बैलेंसिंग करना चाहिए? तो मैं इस कन्फ्यूज़न को सबके हिसाब से नहीं बताता, मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ। मैं तो डेली सेल बैलेंसिंग करता हूँ। अगर मैं दिन में एक बार चार्ज कर रहा हूँ तो एक बार सेल बैलेंसिंग करूँगा, और दूसरी बार चार्ज कर रहा हूँ तो दूसरी बार भी सेल बैलेंसिंग करूँगा, अगर मेरे पास टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेल बैलेंसिंग से आपकी रेंज अच्छी निकल के आती है, तो रेंज से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम परेशानी नहीं फेस करने को मिलती है अगर आप सेल बैलेंसिंग कर लेते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो है इस स्कूटर के शॉकर सस्पेंशन। तो आप देख सकते हो ये आगे वाली सस्पेंशन है, दोनों के दोनों वही है, वही फिटिंग है, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है, और ना ही यहाँ पे ये लीकेज है, आप देख सकते हो। और ये स्कूटर 36,000 किलोमीटर चल चुका है और कंटिन्यू मैं इसे डबल में ही चलाता हूँ। तो शॉकर से रिलेटेड मुझे आगे की तरफ कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है। पीछे की तरफ बात करूँगा तो मैं, जैसा कि आप अगर कंटिन्यू वीडियो मेरे देखते हो तो आपको पता है मेरा पीछे वाला शॉकर एक बार लीक हो गया था, जिसकी वजह से मैंने उसे वारंटी में क्लेम करवाया और वो चेंज भी हो गया सेम डे। के बाद जब मैंने ये डलवाया है तो ये सस्पेंशन भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मिट्टी थोड़ी लगी हुई है क्योंकि बारिश है गुड़गांव बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से कीचड़ है, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप का ऑयल लीकेज नहीं है। ऑयल लीकेज से ही आपको समझ में आता है कि आपका सस्पेंशन ख़राब हो चुका है कोई भी। ओवरऑल आप देखोगे तो इस साइड से भी काफ़ी मिट्टी लगा हुआ है, स्कूटर बहुत गंदा है। ओवरऑल बॉडी वाइज, पैनल वाइज किसी भी टाइप का गैप इसमें मुझे अभी तक नहीं देखने को मिला है। और कई लोग कहते हैं कि इसकी ओवरऑल बॉडी से रिलेटेड हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हल्की बॉडी है। तो वो हल्की बॉडी रखने का जो मेन कारण है कि ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, अगर इसमें भारी बॉडी रखेंगे तो इसकी रेंज में कहीं ना कहीं ड्रॉप आएगा। कई लोग कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा साउंड करता है। तो देखो, इसमें थोड़ा सा एक मैकेनिज्म है, दो तरीके से आप समझ लो कि ये अगर आप इसे ऐसे हिलाओगे ना तो ये ऐसे तो हिलेगा, लेकिन चलते में ये नहीं हिलता है। उसके दो कारण बताता हूँ। अगर आपका ये हैंडल वाइब्रेशन कर रहा है तो आप हमेशा अपने अगले पहिए में हवा, अगर सिंगल में चला रहे हो तो 25 PSI ही रखना है। उससे ज़्यादा हवा रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा कैसे रोड पे घड़घड़ करेगा। अगर ईंटों वाला रोड है, जो आजकल सीमेंट वाली ब्रिक वाले रोड हैं, उन रोड पे चलाओगे तो ये यहाँ से आपको फील होगा कि जैसे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। इसके अलावा आप इसे हाईवे पे या ब्लैक वाले रोड पे, तारकोल वाले पे चलाओगे तो वाइब्रेशन जैसी समस्या मुझे इसमें अभी भी नहीं आई है।
और ना ही मुझे फील होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। आप मेरे व्लॉग वीडियो भी देखते हो तो उनमें भी आपको पता चलता होगा कि इसमें साउंड की समस्या आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, किसी भी साइड से अभी नहीं है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए, अगर आप इस स्कूटर को हमेशा ही सिंगल में चलाते हो तो आपके लिए बेस्ट जो हवा है ना दोनों पहिए में, अगले वाले पहिए में 25 PSI, अगर 22 भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पीछे वाले में आपको 32 से 35 PSI मैक्स हवा रखनी है। कई लोग क्या करते हैं कि इसमें हवा ज़्यादा डाल लेते हैं जिससे रेंज थोड़ी बढ़िया निकली आती है, नो डाउट, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है कि पीछे वाला सॉकर आपका बहुत जल्दी लीक हो जाएगा और आगे वाला भी जल्दी लीक हो जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो हम वारंटी में क्लेम करा लेंगे तो शोरूम वाले आपको तुरंत ही बता देंगे। आप शोरूम से गाड़ी खरीद के लाए और 5,000 किलोमीटर में आपका सॉकर लीकेज हो गया, तो वो सॉकर की कमी से लीकेज नहीं हुआ है, आप टायर प्रेशर बहुत ज़्यादा रख रहे हो जिसकी वजह से नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा वो टायर सस्पेंशन कर रहा है, जिसकी वजह से आपका सॉकर लीक हो जाता है। तो सिंगल में चला रहे हो तो आपको ये याद रखना है, डबल में चला रहे हो फ्रंट में 25 PSI, रियर में 35 मैक्स। आपको अगर लग रहा है आप हाईवे पे ही चला रहे हो, ईंटों वाला रोड नहीं है, तो 40 PSI, इससे ज़्यादा हवा नहीं रखनी है। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो डाला था ओला S1 Pro स्कूटर का, उसके ब्रेक शू बहुत ज़्यादा घिसते हैं बारिश के टाइम में, और ये भी बारिश में कंटिन्यू चलता है। आप इसकी हालत से भी आइडिया लगा सकते हो कि बारिश में चला है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हो कितनी मिट्टी लगी है, पीछे की तरफ देखोगे कितनी मिट्टी लगी हुई है, ये आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये कीचड़ गारे में कंटिन्यू चलता है। उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसमें अभी तक कितने बार टोटल ब्रेक शू चेंज हुए। 36,000 किलोमीटर स्कूटर कंप्लीट कर चुका है। इस स्कूटर में फ्रंट में एक सिंगल टाइम डिस्क ब्रेक अभी तक चेंज हुआ है जिसका प्राइस था 300। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए, अगर आप लोकल मार्केट में जाओगे, बाइक की दुकान पे जाओगे, आप वीडा का ब्रेक शू मांगोगे, नहीं मिलेगा, आपको जूम 125 का ब्रेक शू लेना है। प्राइस में 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा है वो, लेकिन 300 का पड़ेगा टोटल। तो आप इसके डिस्क ब्रेक पैड बाहर मार्केट से खरीद सकते हैं, बाहर ही लोकल मिस्त्री से डलवा सकते हैं अगर आपका मन है, शोरूम ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार ही इसके पीछे वाले ब्रेक शू चेंज हुए हैं जिनका कॉस्ट पड़ा है मेरे को 175 रुपीज़। तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि 36,000 किलोमीटर चलने के बाद भी ये स्कूटर में केवल अभी तक एक ही बार ब्रेक शू चेंज हुए हैं, एक बार आगे के, एक बार पीछे के। हालांकि पीछे वाले ब्रेक शू तो मैंने 24,000 किलोमीटर पे ही चेंज करा दिए थे। रीज़न ये कि मेरे स्कूटर की मोटर में नॉइस से रिलेटेड एक दिक्कत आई थी, तो उसी टाइम पे मिस्त्री ने जब उसको खोला तो बोला आपके ब्रेक शू हार्ड हो गए हैं, तो मैं बोला चेंज कर दो। हालांकि वो चल सकते थे, लेकिन फ्रंट डिस्क पैड का जो ब्रेक है वो मैंने अभी रिसेंटली चेंज किया है 34,000 किलोमीटर के आसपास पे। तो ये आप आइडिया लगा सकते हो, डिस्क पैड भी इसके लॉन्ग लाइफ चलने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की टेंशन नहीं होने वाली। इतना किलोमीटर ये स्कूटर चला चुका हूँ तो लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है, क्या अभी भी ये रेंज उतनी दे रहा है जितना ये नए में परचेज किया था उतना दे रहा था? तो मैं बिल्कुल शुद्ध भाषा में आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, मैंने तकरीबन 4 महीने से इसकी सिंगल में रेंज टेस्ट नहीं करी है, मुझे मौका ही नहीं मिला चलाने का, और मैंने चलाया भी नहीं है सिंगल में। मैं इसको डबल में चलाता हूँ, डेली चलाता हूँ। अब देखो आपको बता देता हूँ कि मैं इको में भी चलाता हूँ और राइड में भी चलाता हूँ, और मेरी मैक्सिमम स्पीड जो रहती है वो 40 से लेके 55 के बीच में रहती है। 55 से आगे मैं नहीं चलाता हूँ डबल सवारी। इतनी स्पीड में भी ये स्कूटर अभी भी 70 से 80%, कभी 90% बैटरी यूज़ करके घर पहुँचता हूँ। तो ये स्कूटर की रेंज रहती है 80, 85, 75, 90 इस टाइप के आसपास। तो अगर इतना किलोमीटर ये रेंज दे रहा है तो ये बहुत अच्छा स्कूटर है, क्योंकि इसमें 3.4 किलोवाट की बैटरी तो आती है, लेकिन वो बैटरी यूज़ होती है इसमें मात्र 2.8 किलोवाट। बाकी इसमें बैकअप रहता है ताकि बैटरी डीप डिस्चार्ज ना हो जाए। कि ये स्कूटर बेस्ट किसके लिए अगर कोई सिंगल में यूज इसे करता है, तो मैं हमेशा ही इसका जवाब देता हूँ। उसका देने का रीज़न ये है, आप अगर इस स्कूटर को परचेज करना चाहते हो तो सही डिसीजन ले पाओ। जिन लोगों को दिन में एक ही बार ये स्कूटर चार्ज करना है और मैक्सिमम 80 किलोमीटर तक रनिंग है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा स्कूटर है। जिन लोगों की रनिंग है 120 से 140 किलोमीटर के बीच में,
उन लोगों को एक बार नॉर्मल चार्जिंग और एक बार फास्ट चार्जिंग यूज़ करने के बाद ये स्कूटर उतना चल जाता है। फास्ट चार्जिंग का पैसा लगने लगा है तो 1 रुपया 1% के हिसाब से पैसा कटता है। तो आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये स्कूटर परचेज करना है या नहीं। अगर कोई सोच रहा है कि 150 किलोमीटर से ऊपर 200 किलोमीटर तक ये स्कूटर हम यूज़ कर लें चलाने के बाद 3.4 किलोवाट, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है अब 4.4 किलोवाट। क्योंकि ये स्कूटर आप अगर सोच रहे हो 3.4 किलोवाट अब 200 किलोमीटर तक चलाने की, तो चल जाएगा नो डाउट, लेकिन आपको एक बार नॉर्मल चार्जिंग और 2 बार फास्ट चार्जिंग यूज़ करनी पड़ेगी। पहली बार की फास्ट चार्जिंग तो स्पीड से हो जाती है, दूसरी बार की फास्ट चार्जिंग अगर आप बैटरी को ठंडा नहीं करोगे तो वो बहुत स्लो होती है, जिससे आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो आप डिसीजन ले सकते हो कि ये स्कूटर आपके लिए बेस्ट है या नहीं। आज के 36,000 किलोमीटर के रिव्यू को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा, वीडियो करें लाइक, हाइप, कमेंट, और चैनल पे आए हो नए, चैनल कर लें सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।